नमस्कार साथियों, मैं श्री राम वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सक्सेस विद आशुतोष यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और शानदार होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को भी बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी। आरआरबी एनटीपीसी की बेहतरीन तैयारी करवाने के लिए हमने रेल सीरीज नाम की एक श्रृंखला स्टार्ट की है, जिसमें ये हमारा पार्ट नंबर 8 है। ये हमारा आरआरबी एनटीपीसी और आरपीएफ कांस्टेबल को देखते हुए हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है। ये हमारे पार्ट 1 से लेकर 7 तक ऑलरेडी हो चुके हैं और जिस किसी साथी ने हमारे ये पीछे के पार्ट नहीं देखे हैं वो जाकर हमारे चैनल पर पीछे के पार्ट को देख सकता है। आज हम शुरू करने वाले हैं नया चैप्टर। आज का हमारा चैप्टर, नया जो चैप्टर रहने वाला है, मास, वेट एंड डेंसिटी का है, जो कि द्रव्यमान, भार और घनत्व जिसे हिंदी में कहते हैं। और ये हमारा जिसमें द्रव्यमान, आयतन, घनत्व और भार। आज हम इसमें जानेंगे कि द्रव्यमान क्या होता है, आयतन क्या होता है, घनत्व क्या होता है और भार क्या होता है। सबसे पहले हम हमारा द्रव्यमान को जानेंगे कि द्रव्यमान क्या होता है, हमारा द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान की डिफिनीशन क्या होती हैं, द्रव्यमान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स क्या हैं, उन पॉइंट्स को जानेंगे। तो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद करेंगे, देखते हैं। हमारी सबसे पहले हेडिंग होने वाली है द्रव्यमान। द्रव्यमान, द्रव्यमान या फिर इसे मास कह सकते हैं। मास, मास की हमारी डिफिनीशन होती है। वैसे तो डिफिनीशन का हमें कोई काम नहीं है, डिफिनीशन हमारी डायरेक्ट कभी नहीं पूछी जाती है, पर हमें याद रखने के लिए डिफिनीशन को भी जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम डिफिनीशन को भी एक बार देखते चलेंगे। डिफिनीशन हमारी होती है किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा, किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहा जाता है। द्रव्यमान कहा जाता है। किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहा जाता है। पदार्थ की कितनी मात्रा है उसे द्रव्यमान कहा जाता है, और जिसे हम कैपिटल एम से जानते हैं, जिसे हम कैपिटल एन से जानते हैं या कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। ये तो हमारा हो गया द्रव्यमान की डिफिनीशन। आगे और हम जानते हैं कि द्रव्यमान की इकाई क्या होती है, द्रव्यमान की इकाई क्या होती है और इसकी विमा क्या होती है, ये भी हमें पता होना चाहिए। द्रव्यमान की यूनिट, द्रव्यमान की यूनिट होती है हमारी किलोग्राम। केजी, द्रव्यमान की यूनिट किलोग्राम होती है और यह एक अदिश राशि होती है। ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट भी है। द्रव्यमान अदिश राशि है। द्रव्यमान अदिश राशि है। यहां तक क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है, अगला देखेंगे। अगला हमारा क्या है? आयतन। अगला हमारा आयतन। अब हम आयतन को जानेंगे, आयतन क्या होता है और आयतन के कुछ जो इंपॉर्टेंट बिंदु हैं उनको देखेंगे एक बार। आयतन हमारा क्या होता है?
हेडिंग डालेंगे आयतन। आयतन या फिर वॉल्यूम। आयतन किसे कहते हैं? आयतन किसे कहते हैं? आयतन हमारा आयतन की हमारी डिफिनीशन होती है, सिंपल भाषा में, जो वस्तु जितनी जगह घेरती है, जो वस्तु जितनी जगह घेरती है वह उसका आयतन होता है, वह उसका आयतन होता है। यह भी एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक हमारा हो जाएगा इसका एसआई मात्रक या एसआई यूनिट हमारा आयतन का फार्मूला होता है मीटर। आपको समझाते चलेंगे एक बार। हमारा आयतन का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। हम जानते हैं हम लंबाई को भी मीटर में नापते हैं, लंबाई को हम मीटर में मापते हैं और चौड़ाई को भी हम मीटर में मापते हैं और ऊंचाई को भी हम मीटर में मापते हैं। ये तीनों ही दूरियां हैं, इसीलिए हमारा इसका एसआई मात्रक जो है मीटर क्यूब हो जाएगा। हमारा इसका एसआई मात्रक है मीटर क्यूब। यहाँ तक आप सभी समझ चुके होंगे हमारा वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो जान चुके होंगे। अगला हमारा रहने वाला है, अगला हम देखेंगे भार या फिर घनत्व। घनत्व क्या होता है, एक बार घनत्व को भी देख लेंगे और उसके बाद में हमारे अन्य पॉइंट्स हैं, अन्य बिंदु है और आगे की जो हमारी क्लास है उसके बारे में जानेंगे। घनत्व या फिर डेंसिटी। डेंसिटी घनत्व किसे कहते हैं? घनत्व क्या कहलाता है? घनत्व किसे कहते हैं? घनत्व को हम एक एग्जाम्पल देके आप सभी को समझाना चाहेंगे। मान लिया कोई प्लॉट है, माना कोई ये कोई प्लॉट है, प्लॉट ए, और एक ये कोई प्लॉट बी है, प्लॉट बी है और इसमें पेड़ लगाया जा रहा है। एक पेड़ लगा दिया, दो लगा दिए, तीन लगा दिए, 4, 5 और 6। ये 6 पेड़ किसी प्लॉट में लगाए गए हैं। और एक दूसरा प्लॉट बी है, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ऐसे करके अनगिनत जो है पेड़ लगाए गए हैं। अनगिनत पेड़ लगाए गए हैं। अनगिनत पेड़ लगाए गए हैं। अब हम ये कहेंगे कि इस वाले प्लॉट में घनत्व कम है, इस वाले प्लॉट में घनत्व कम है और इस वाले प्लॉट में घनत्व ज़्यादा है।
क्यों ज़्यादा है? क्योंकि यहाँ पर पेड़ों नंबर्स ऑफ पेड़ या पेड़ों की संख्या ज़्यादा है, पेड़ों की संख्या ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पर घनत्व हमारा ज़्यादा हो जाएगा, और यहाँ पर पेड़ों की संख्या कम है, इसीलिए यहाँ पर हमारा जो घनत्व है वो कम रहेगा। यहाँ तक समझ चुके होंगे आप सभी। घनत्व के बारे में भी समझ चुके हैं, घनत्व के बारे में समझ चुके होंगे। घनत्व में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको भी देख लेते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और ये कैसी राशि है और इसकी बीमा क्या है। घनत्व, इसकी बीमा होती है, इसका SI यूनिट, इसका SI यूनिट जो हमारा होता है इसका हमारा SI यूनिट होता है, आप सभी देखेंगे एक बार, इसका हमारा SI यूनिट होता है किलोग्राम मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब हमारा इसका SI मात्रक होता है। kg या फिर ऐसे लिख सकते हैं इसको, मीटर की पावर -2, ये हमारा इसका SI मात्रक होगा। नेक्स्ट अगला देखेंगे एक बार। अगला हमारा रहने वाला है भार। भार किसे कहते हैं? भार, भार को जान लेंगे एक बार। भार या फिर वेट, वेट जिसे हम W से डिनोट करते हैं, ये हमारा जिसे हम W से डिनोट करते हैं। भार हमारा क्या होता है, इसे W से डिनोट करते हैं। भार हमारा ग्रेविटी पर डिपेंड करता है, ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। भार हमारा ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। ग्रेविटी अगर ज़्यादा होगी तो हमारा भार भी ज़्यादा रहेगा, ग्रेविटी कम होगी तो हमारा भार भी कम रहेगा। हमारा भार के लिए एक सूत्र होता है हमारा W बराबर mg। ये जो m होता है हमारा, ये द्रव्यमान होता है, m द्रव्यमान होता है, और g ये ग्रेविटी होती है या फिर गुरुत्वाकर्षण। यदि हमारा एक और पॉइंट होता है द्रव्यमान के लिए, हमने नोट नहीं करा है, यहाँ पर जान लेंगे। द्रव्यमान हमारा कांस्टेंट रहता है, द्रव्यमान हमारा चेंज नहीं होता है, चाहे पृथ्वी पर हो या हमारे स्पेस में जाएं हम, या फिर मून पर देखें, या फिर जुपिटर पर देखें, या फिर किसी अन्य ग्रह पर हम जाएं, हमारा मास जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। और हमारा जो जी का मान है ग्रेविटी, ये हमारा हर जगह चेंज होता है, मास पर अलग रहेगा, पृथ्वी पर अलग रहेगा, और हमारा मून पर अलग रहेगा। तो ये जो भार है, ये हमारा भार भी ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। ग्रेविटी का मान अगर ज़्यादा होगा तो हमारा भार भी ज़्यादा रहेगा, और ग्रेविटी का मान अगर कम रहेगा तो हमारा भार भी कम रहेगा। इसको एग्जाम्पल से हम समझाएंगे आप सभी को कि पृथ्वी पर हमारा भार जो है अधिक रहेगा, पृथ्वी पर भार हमारा अधिक रहेगा, और मून पर हमारा भार कम रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मून का जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो हमारी पृथ्वी की तुलना में कम होता है, पृथ्वी की तुलना में कम होता है मून का गुरुत्वाकर्षण, इसीलिए हमारा मून पर गुरुत्वाकर्षण भार कम होगा। ये भी जान चुके होंगे। भार एक, अब यहाँ पर अभी तक तो हम देखते आए हैं, तीनों चीजें हमारी अदिश राशि थी। भार हमारा सदिश राशि है, भार हमारा सदिश राशि है। सदिश राशि क्यों है? ये हम सदिश और अदिश वाला चैप्टर पढ़ाएंगे, उसमें आप सभी को समझाएंगे। ये हमारा यहाँ तक अभी तक के लिए ये हम मान के चलेंगे कि हमारा भार जो है सदिश राशि है। ठीक है, यहाँ तक। मास किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा माप कहलाती है।
द्रव्यमान की एसआई इकाई किलोग्राम होती है। द्रव्यमान की एसआई इकाई किलोग्राम होती है, यहाँ तक हम देख चुके हैं सभी। एक सेकेंड। किसी पिंड का वजन इस बात पर निर्भर करता है कि वह पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल आदि पर है। ये हमारा वेट के लिए कुछ तथ्य हैं। किसी पिंड या फिर किसी वस्तु का वजन इस बात पर डिपेंड करता है कि वह वस्तु कहाँ पर है, पृथ्वी पर है, चंद्रमा पर है, मंगल पर है या फिर अन्य ग्रह पर है। पृथ्वी पर हमारी ग्रेविटी अलग होती है, चंद्रमा पर हमारी ग्रेविटी अलग होती है और मंगल पर हमारी ग्रेविटी अलग होती है। इसीलिए हमारा भार जो है ग्रेविटी पर डिपेंड करता है और सभी ग्रहों पर अलग अलग भार हमारा होगा। यहाँ तक समझ चुके हैं सही। अब हम जान लेते हैं भार और द्रव्यमान में क्या अंतर होता है। भार और द्रव्यमान में क्या अंतर होता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान सभी स्थानों पर एक समान रहता है। कोई वस्तु है, उसका द्रव्यमान हमारा हर स्थान पर, सभी स्थानों पर, वो चाहे स्थान हमारा पृथ्वी हो या फिर ये कह लें कि हमारा मून हो या मार्स हो या फिर अन्य कोई ग्रह हो या फिर किसी भी स्थान पर, वो हमारा मास जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है या फिर स्थिर रहता है, एक ही रहता है, नहीं चेंज होता है। वस्तु और भार, वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है, क्योंकि ये हमारा भार जो है ये डिपेंड करता है ग्रेविटी पर, डिपेंड करता है स्मॉल जी पर, स्मॉल जी पर डिपेंड करता है। द्रव्यमान एक अदिश राशि है और भार एक सदिश राशि है। सदिश राशि क्यों है ये हम आप आगे बताएंगे भी आपको। यहाँ पर केवल इतना समझ के चलते हैं कि यहाँ पर ये परिमाण, इसमें परिमाण पाया जाता है, भार में परिमाण पाया जाता है और द्रव्यमान में परिमाण नहीं पाया जाता है, इसीलिए हम इसको सदिश राशि बोलते हैं। ये परिमाण क्या होता है ये भी हम आपको आगे ही बताने वाले हैं। अगला हम देखते हैं आगे हमारा क्या है। किस स्थान पर जी का मान शून्य होने पर भी द्रव्यमान का परिमाण अपरिवर्तित रहता है। यदि अगर जी का मान, यदि हमारा ग्रेविटी किसी भी स्थान पर जीरो है, यदि हमारा ग्रेविटी जो है किसी भी स्थान पर जीरो है, तो अब भी हमारा द्रव्यमान जो है नहीं चेंज होगा, द्रव्यमान हमारा अपरिवर्तित रहेगा और द्रव्यमान हमारा वही रहने वाला है जो हमें पहले हमारा था। अब भार में ऐसा नहीं होता है। भार के साथ क्या होता है, किसी स्थान पर जी का मान शून्य होने पर वस्तु का भार भी शून्य हो जाएगा। क्यों शून्य हो जाएगा? हम जानते हैं कि भार हमारा होता है W बराबर mg, W बराबर mg, मास इंटू ग्रेविटी। यदि हमारा ग्रेविटी जीरो हुआ, ग्रेविटी अगर जीरो हुआ तो हमारा मास कितना भी हो उसको जीरो कर देगा और फाइनली हमारा W जो है वो जीरो आएगा, हमारा W जीरो आएगा। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारा स्थान, अगर हमारा किसी भी स्थान पर ग्रेविटी का मान जीरो होगा तो हमारा भार भी जीरो ही रहने वाला है। आगे देखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल से यहाँ पर बताया गया है कि जैन का वजन 58 किलोग्राम है। निम्नलिखित में से प्रत्येक पर उसका वजन ज्ञात कीजिए। जैसे अर्थ पर ग्रेविटी का मान 9.8 मीटर होता है। मून पर 1.6 मीटर हमारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा इसका जी का मान होता है ग्रेविटी का। मार्स पर हमारा 3.71 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है और जुपिटर पर 25.95 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है और तथा सन पर 274.13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा ग्रेविटी का मान होता है। ये क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, इस पर भी एक नज़र डालते चलें, इस पर भी एक नज़र डालेंगे हम, ऐसा क्यों होता है। क्योंकि ग्रेविटी का मान जो है जितनी वस्तु बड़ी होगी और उस पर ग्रेविटी का मान भी उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे हमारा अर्थ है, अर्थ पर हमारा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। मून हमारा एक पृथ्वी से छोटा है इसलिए इस पर पृथ्वी से कम गुरुत्वाकर्षण होता है। मार्स भी हमारा पृथ्वी से छोटा है इसलिए मार्स पर भी 3.71 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गुरुत्वाकर्षण होता है। जुपिटर हमारा पृथ्वी से बड़ा है, इसीलिए हमारा
जो गुरुत्वाकर्षण भी है वो जुपिटर पर अधिक रहेगा 25.95 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सन हमारा पृथ्वी से बहुत ही बड़ा है, इसीलिए पृथ्वी से बहुत ही ज़्यादा इसका गुरुत्वाकर्षण भी होता है। ये तो हो गया। अब यहाँ पर भार निकालते कैसे? भार बराबर होता है W बराबर mg। ये अर्थ पर हमारा 58 किलो का जेन था और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9.8 से, ये हमारा 568.4 न्यूटन ये हमारा भार आने वाला है। भार का SI मात्रक न्यूटन होता है, हम पहले की क्लासों में भी पढ़ चुके हैं और यहाँ पर भी देखते चलेंगे एक बार कि भार का SI मात्रक जो है वो न्यूटन होता है। मून पर हमारा कम हो जाएगा, मार्स पर भी हमारा कम हो जाएगा, जुपिटर पर हमारा बढ़ जाएगा क्योंकि हमारा जुपिटर का ग्रेविटी जो है, जुपिटर की ग्रेविटी 25.95 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, इसीलिए हमारा जुपिटर पर W का मान बढ़ जाएगा। सन पर बहुत ज़्यादा अधिक बढ़ जाएगा क्योंकि इस पर हमारा ग्रेविटी जो होता है बहुत ही अधिक होता है। आगे देखेंगे एक बार, आगे एक एग्जाम्पल या फिर एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, बताएंगे आप सभी। आपने पीछे कुछ पॉइंट्स पढ़े हैं, उनके बेसिस पर आप ये प्रश्न का उत्तर हमें देंगे। अगर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर 600 न्यूटन है तो चंद्रमा की सतह पर उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान क्या रहने वाला है, बताएंगे सभी। कैसे देखते हैं एक बार। कह रहा है किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर 600 न्यूटन है तो चंद्रमा की सतह पर उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? सभी साथी जानते हैं कि हमारा द्रव्यमान है, द्रव्यमान अपवर्तनीय होता है, अपवर्तनीय द्रव्यमान हमारा अपवर्तनीय होता है, चाहे पृथ्वी हो, मार्स हो या फिर हमारा मून हो, कहीं पर भी, या हमारा चंद्रमा जिसे कहते हैं चंद्रमा हो, कहीं पर भी हमारा जो मास होता है वो चेंज नहीं होता है। यहाँ पर हम जानते हैं कि W बराबर mg होता है, हमारा W बराबर mg होता है। कह रखा है कि पृथ्वी की सतह पर 600 न्यूटन भार दे रखा है, भार जो है जो 600 न्यूटन दे रखा है। भार कितना दे रखा है? 600 न्यूटन। और ज्ञात करने के लिए कह रहे हैं मास ज्ञात करने के लिए कह रहे हैं। m को हम ज्ञात करेंगे और हमारा g का मान पृथ्वी पर कितना है, g का मान हम 10 मान के चलेंगे। 9.8 होता है, 9.8 होता है, हम उसको 9.8 ना मानकर 10 मानते हैं क्योंकि ये इससे हमारी कैलकुलेशन ज़्यादा आसान हो जाती है, इसीलिए। और दिया भी रखा होगा, अगर किसी हमारे प्रश्न में जी से रिलेटेड, ग्रेविटी से रिलेटेड यदि हमारा कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें जी का मान दिया रखा होगा। अगर नहीं दिया रखा होगा तो या तो हम 10 मानेंगे या फिर 9.8 मानेंगे। सोल्व करेंगे, यहाँ पर 0 से 0 जाएगा, 0 से 0 जाएगा, 0 से 0 जाएगा। हमारा आंसर होने वाला है m बराबर 60 kg, 60 kg। हमारा द्रव्यमान पृथ्वी की सतह हो या फिर हमारी चांद की सतह हो, इस पर द्रव्यमान हमारा सेम रहने वाला है जो कि 60 किलोग्राम रहने वाला है। ऑप्शंस में हम देखेंगे कि हमारा ऑप्शन 100 न्यूटन है, 60 न्यूटन है, 600 न्यूटन है या फिर नोटा। यहाँ पर हमारा आंसर रहने वाला है नोटा। नोटा क्यों रहने वाला है कि क्योंकि यहाँ पर किसी में भी किलोग्राम नहीं दे रखा है। हम जानते हैं कि हमारे मास जो है, हमारा द्रव्यमान है, द्रव्यमान का हमारा मात्रक होता है किलोग्राम। अब किलोग्राम इसमें कहीं पर भी नहीं दे रखा है, इसीलिए हम नोटा के ऊपर जाएंगे, नॉन ऑफ द एबव। आगे देखेंगे, एक और प्रश्न करेंगे, फिर आगे के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर चर्चा करेंगे। हमारा प्रश्न है यदि अगर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर 60 न्यूटन है तो उस वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पर क्या होगा? सेम क्वेश्चन है, आप सभी इसको एक बार करके देखेंगे। सेम हमारा क्वेश्चन है, बस वैल्यू चेंज हुई है। आप सभी के लिए हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, आप सभी बताएंगे इसको। नहीं जानते हैं तो एक बार फिर हम आप सभी को सॉल्व करके दिखाएंगे इसको। हमारा जानते हैं आप सभी साथी कि W बराबर होता है mg। W बराबर होता है mg, या मतलब भार बराबर मास गुणे ग्रेविटी होता है। भार बराबर मास गुणे ग्रेविटी। हमारा भार दे रखा है 60 न्यूटन और
मास हमें ज्ञात करने के लिए कह रहे हैं। मास हमारा चंद्रमा हो या पृथ्वी हो, दोनों जगह सेम रहता है, इसीलिए हम पृथ्वी पर ही निकाल लेंगे। मास हमारा m रहने वाला है और हमारी ग्रेविटी पृथ्वी पर 10 रहने वाली है। हम 10 को मान के चलेंगे क्योंकि हमारी 10 को मानने से कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ये हमारा 0 से 0 कट जाएगा। हमारा फाइनली मास जो है, हमारा मास जो है मास हो जाएगा 6 kg। ऑप्शंस को देखेंगे और हम मिलाएंगे हमारे ऑप्शंस क्या हैं। 6 kg हमारा पहला ही ऑप्शन दे रखा है, इसीलिए हमारा ऑप्शन ए सही रहने वाला है। ये आप सभी यहाँ तक समझ चुके होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी यहाँ तक समझ चुके होंगे और आगे का हम नेक्स्ट देखें। कुछ बिंदु हैं, उन पर चर्चा करेंगे एक बार। ग्रेविटी हमारा नेक्स्ट चर्चा करने वाला बिंदु है ग्रेविटी। ग्रेविटेशन किसे कहते हैं, हमारा ग्रेविटी क्या होता है, इस पर चर्चा करेंगे। ग्रेविटी कोई किसी चीज़ को गिरना या कोई वस्तु गिरती है हमारी पृथ्वी पर या फिर किसी अन्य ग्रह पर या फिर कहीं पर भी कोई वस्तु अगर गिरती है, वो स्वतः ही अगर गिरती है तो उस पर कोई मान के चलते हैं कोई फोर्स लग रहा है। कोई फोर्स लग रहा है, जो फोर्स लगता है, जिस फोर्स के कारण वो वस्तु गिरती है, उसे ही हम ग्रेविटी कहते हैं। यहाँ पर हमारा ये सेब है, देख के चलेंगे, ये न्यूटन अंकल का सेब है, जिससे प्रभावित होकर हमारे न्यूटन अंकल ने कुछ नियम लॉज हैं, जिन लॉज को डिफाइन किया था। ये हमारा सेब क्यों गिर रहा है, क्योंकि ग्रेविटी इस पर कोई बल लग रहा है, या फिर ऊपर से आसमान से होती हुई बारिश, ये भी हमारा ग्रेविटी का ही एक एग्जाम्पल मान के चलेंगे। इसको आगे देखेंगे। कह रहे हैं कि दरअसल यह गुरुत्वाकर्षण बल ही है जो चीज़ों को अब हमेशा नीचे की ओर खींचता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही चीज़ें नीचे की ओर आती हैं, ये गुरुत्वाकर्षण बल ही है। अब आगे देखेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। न्यूटन्स का यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ है। ये क्या कहता है, हमारा ब्रह्मांड में प्रत्येक दूसरे कण को एक ऐसे बल से आकर्षित करता है जो द्रव्यमान के गुणनफल के सीधे अनुपातिक और उनके बीच की दूरी के वर्ग के अनुपाती होता है। यहाँ पर ये क्या कह रहा है, हमारा न्यूटन्स का जो यूनिवर्सल लॉ है वो हमारा क्या कह रहा है, ये कोई हमारी वस्तु है, कोई हमारी वस्तु है, इन पर कोई फोर्स लग रहा है, इन पर कोई फोर्स लग रहा है। ये बता रखा है ब्रह्मांड में प्रत्येक कण एक दूसरे कण को एक ऐसे बल से आकर्षित करता है जो द्रव्यमान के गुणनफल के सीधे अनुपातिक और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्यस्तुकानुपातिक होता है। समझेंगे आप सभी। यहाँ पर कोई फोर्स लग रहा है, फोर्स लगता है। हम सभी जानते हैं कि अगर स्पेस में अगर कोई हमारा स्पेस जो है, हमारा जो सोलर सिस्टम है वो ग्रेविटी के कारण ही चलता है, क्योंकि जो हमारी सन की ग्रेविटी है वो बहुत अधिक है और जो हमारा सन है वो अन्य सभी ग्रहों को अपनी ओर आकर्षित करता रहता है। वही डिफिनीशन यहाँ पर दी गई है। कोई दो वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती रहती हैं क्योंकि उनके अंदर कुछ ग्रेविटी होती है, ग्रेविटेशन या गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, उन पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। अब यहाँ पर कहने वाले बिंदु ये है, हमारा ये बल जो है किस पर डिपेंड करता है, बल डिपेंड करता है मास पर और दूरी पर। मास पर दूरी पर हमारा होता है G बराबर हमारा होता है m1 m2। या फिर हम इसको ये कह सकते हैं कि जो हमारा कैपिटल G होता है, कैपिटल G जो हमारा होता है, कैपिटल G मास के सीधे व्यस्तक्रमानुपाती होता है, मास के सीधे व्यस्तक्रमानुपाती होता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि वस्तुएं अगर छोटी हैं,
वस्तुएं अगर छोटी हैं, वस्तुएं छोटी हैं तो उन पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल भी कम होगा। वस्तुएं अगर छोटी होंगी तो गुरुत्वाकर्षण बल भी कम होगा। यदि वस्तुएं बड़ी होगी तो गुरुत्वाकर्षण, उन पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल भी अधिक होगा और ज़्यादा होगा। और एक पॉइंट और होता है, वो क्या होता है एक बार देखेंगे उसको भी, उस पर भी नज़र डालेंगे। यदि वस्तुएं नज़दीक होगी तो उन पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक लगेगा। वस्तुएं नज़दीक होगी तो उन पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक लगेगा। और यदि अगर वस्तुएं दूर दूर होंगी तो उन पर गुरुत्वाकर्षण बल कम लगेगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं, फाइनली हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा गुरुत्वाकर्षण होता है, ग्रेविटी होती है, ग्रेविटेशनल होता है गुरुत्वाकर्षण बल जिसे कहते हैं, वो होता है हमारा दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फाइनली हमारा दोनों चीज़ों को कंक्लूजन करके या दोनों चीज़ों को मिलाकर एक हमारा सूत्र का फॉर्मेशन होता है, जो हमारा होता है बल बराबर F बराबर G इंटू m1 m2 अपान r²। ये होता है। इसको और आगे हम सोल्व करेंगे। इसको तो हमारा बन जाएगा G बराबर हमारा ये हो जाएगा r² अपान m1 m2, r² बराबर m1 m2 इंटू F। ये हमारा सूत्र बन जाएगा। यहाँ पर क्या कर रखा है, जो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बात वही बताई गई है कि दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, 1/r², दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये हम जानते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ चुके होंगे आप सभी। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जी सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का स्थिरांक है। एक बिंदु यहाँ पर और नोट करते चलेंगे, हमारा जी का मान, कैपिटल जी का मान क्या होता है। कैपिटल जी का मान हर जगह हमारा स्थिर कांस्टेंट रहता है, जिसे हम जो बदला नहीं जा सकता, जिसे हम बदल नहीं सकते हैं, वो हमारा होता है 6.6733। जरा छोटा सा लिखेंगे जिससे आप सभी को पूरा दिख जाइए। एक सेकेंड वेट करिएगा। कैपिटल जी का हमारा मान होता है 6.673 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन, 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम। ये हमारा कैपिटल जी का मान होता है। इसको आप सभी याद रखेंगे, इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। जी की खोज हेनरी कैनवेंडिश ने की और इसका मान भी सर्वप्रथम इन्होंने ही ज्ञात किया। ये याद रखेंगे, कभी कभार साइंटिस्ट का नाम भी पूछ लेता है, वैसे तो ये ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, पर हो सकता है कभी पूछ ले। हेनरी कैनवेंडिश, कैवेंडिश करके ये हमारे साइंटिस्ट थे, और ये हमारा जी का मान इन्होंने बताया। ठीक है, यहाँ तक आप सभी समझ चुके होंगे। आगे यहाँ पर हमारा एक छोटा सा प्रश्न रहने वाला है, जिसे आप सभी बताएंगे। हमारा इस प्रश्न का क्या आंसर होगा। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का आयाम है डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट्स, ये हमारा आयाम नहीं होगा।
गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक की विमा है। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक की विमा क्या है आप सभी बताएंगे। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक की विमा क्या होती है आप सभी बताएंगे। वैसे तो यहाँ पर ये दे ही रखा है, एक बार सोल्व करके देखेंगे कि हमारा क्या बनेगा। हमारा कैपिटल जी होता है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, कैपिटल जी हमारा होता है F इंटू r² अपान m1 m2 ये होता है। इससे आप सभी फाइंड करेंगे हमारा क्या रहने वाला है। देखेंगे सभी साथी एक बार हम इसको और सिंपल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा बल। ये फोर्स हमारा होता है, फोर्स का हमारा एसआई मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है। ये तो हमारा हो जाएगा न्यूटन। r² को हम r² मतलब एक डिस्टेंस होती है, r डिस्टेंस होती है और डिस्टेंस को हम जानते हैं कि हमारा डिस्टेंस का वो एसआई मात्रक जो होता है हमारा मीटर होता है, मीटर। और m1 m2 ये हमारे किलोग्राम, ये हमारे भार है हमारा, ये द्रव्यमान हमारा है और द्रव्यमान का हमारा मात्रक किलोग्राम स्क्वायर होता है, किलोग्राम स्क्वायर। अब हम और इसको सिंपल करेंगे तो हमारा न्यूटन का जो हमारा मात्रक होता है, न्यूटन को हम अगर ब्रेक करेंगे तो हमारा बनेगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा एक ये मीटर हो जाएगा और किलोग्राम अपान किलोग्राम स्क्वायर। 1 किलोग्राम से 1 किलोग्राम कट जाएगा, 1 किलोग्राम माइनस में हमारा बचेगा। ये हमारा ऊपर जाके बन जाएगा kg माइनस 1, 1 मीटर ये हमारा 2 मीटर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा हमारा, मीटर स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर। ये हमारी फाइनली इसकी जो बीमा, फाइनली हमारा ये सूत्र बना है और इसकी बीमा जो बनने वाली है वो हमारी ये होगी। किलोग्राम की बीमा हमारी होती है m और मीटर की हमारी जो बीमा होती है L, m-1 L स्क्वायर और समय हमारा होता है t-2। ये फाइनली हमारी बीमा बन जाएगी। देखें कि किस ऑप्शन में दे रखी है हमारी, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। डायमेंशन ऑफ m की पावर -1 L क्यूब t की पावर -2, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखेंगे, अगला एक और हमारा ये एसआई इकाई में गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान क्या है बताएंगे सभी साथी। एसआई इकाई में गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान क्या होगा। ऑप्शन टिक भी हुआ है हमारा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा सही रहने वाला है। आगे देखेंगे हम, दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं के द्रव्यमान को अगर 2 गुना कर दिया जाए तो उनके बीच की दूरी आधा कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला बल कितना गुना बढ़ जाएगा। किसी भी दो वस्तु के बीच लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। किसी भी दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल, यह बल हमारा गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। और दो वस्तु में एक वस्तु पृथ्वी पर रहे तब दूसरा गुरुत्व बल कहलाता है, जिसे ग्रेविटी कहते हैं, या स्मॉल टी। ये हमारा स्मॉल टी को बता रहे हैं और ये हमारा कैपिटल जी ये हमारा गुरुत्वाकर्षण बल होता है और ये हमारा गुरुत्व बल होता है। ये हमारा, इसकी वैल्यू हमारी जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है और इसकी हमारी वैल्यू होती है 6.673 गुणे 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये हमारी इसकी वैल्यू होती है। ग्रेविटेशन और ग्रेविटी, ये वही चीज़ें दिखाई गई हैं। ग्रेविटी हमारी पृथ्वी अंदर की ओर खींचती है और ये ग्रेविटेशन जो होता है, दोनों वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, जिसे हम ग्रेविटेशन बोलते हैं।
यहाँ तक आप सभी समझ चुके होंगे। गुरुत्वासार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी, गुरुत्व त्वरण जी, इसका मान पूरे ब्रह्मांड में नहीं बदलता है। आप सभी को मैंने पहले भी बताया गया है कि एक सेकेंड वेट करिए। जी का मान जो है पूरे ब्रह्मांड में नहीं बदलता। जी एक अदिश राशि है। वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। इसका मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। हमारा स्मॉल जी जो है, हमारा ग्रेविटी जिसे कहते हैं, ग्रेविटी हमारा अलग अलग जगह पर या अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रहता है। कि जैसे हमारा पृथ्वी पर भी गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो अलग अलग होता है। कैसे? ये हमारा पृथ्वी है, ये हमारा पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी पर देशांतर रेखाएं होती हैं। ये जो हमारा पृथ्वी का ये सेंटर होता है, ये पृथ्वी का सेंटर। यहाँ पर हमारा जी का मान, स्मॉल जी का मान 0 होगा। यहाँ पर हमारा जी का मान सेंटर, पृथ्वी की सेंटर पर जी का मान 0 होगा। हम जितना ही ऊपर या फिर बाहर की ओर बढ़ते जाएंगे, ऊपर बढ़ते आएंगे, ऊपर पृथ्वी की सतह पर आएंगे, हम पृथ्वी की सतह पर जितना ही हम आगे आएंगे हमारा जी का मान बढ़ता चला जाएगा। हमारे यहाँ पर जी का मान, ये हमारे पोल होते हैं, दक्षिणी पोल और हमारा उत्तरी पोल होता है। उत्तरी पोल पर और दक्षिणी पोल पर हमारा जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, जिसे हम ग्रेविटी का मान यहीं से नोट करते हैं। ये हमारा पोल पर ग्रेविटी का मान ये रहता है। और हम ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है कि हमारा सेंटर पर जो हमारा ग्रेविटी होती है, सेंटर पर हमारी ग्रेविटी एकदम 0 होती है। पृथ्वी के सेंटर पर ग्रेविटी एकदम 0 होती है। यहाँ तक आप सभी ध्यान रखेंगे ये बातें। कैपिटल जी एक अदिश राशि है और स्मॉल जी एक सदिश राशि है। ये भी ध्यान देने वाली बातें हैं, कभी पूछ दिए जाते हैं। एक सेकेंड वेट करिएगा आप सभी। महत्वपूर्ण तथ्य, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने से विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है तथा 17 गुनी से अधिक कर देने पर शून्य हो जाता है। ये चीज़ें काम की नहीं है, इनको हम नहीं पढ़ेंगे। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग का मान, पृथ्वी की सतह पर ये ध्यान देने वाली बात है, हम इस पॉइंट को नोट करेंगे। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। पलायन वेग क्या होता है? पलायन वेग क्या होता है जानेंगे। पलायन वेग वह वेग होता है जिस वेग से हम पृथ्वी की सतह पर खड़े होकर कोई वस्तु को पृथ्वी के बाहर फेंकते हैं, पृथ्वी के बाहर फेंक सके, वह हमारा पलायन वेग होता है। पलायन वेग का हमारा मान हो जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा ये हमारा पलायन वेग। ध्यान देंगे, ये इस पॉइंट को नोट करेंगे। एक बार फिर रिपीट करेंगे हम आप सभी के लिए। पलायन वेग हमारा वह वेग होता है जिस वेग से हम पृथ्वी की सतह पर खड़े होकर किसी वस्तु को पृथ्वी के बाहर फेंक सके, पृथ्वी के बाहर फेंका जा सके या पृथ्वी के बाहर पहुंचाया जा सके। जैसे किसी रॉकेट को अगर हमें पृथ्वी के लॉन्च करना होता है तो हमें पलायन वेग की गणना करके और उस वेग से हमें पृथ्वी के बाहर भेजा जाता है, जिससे हमारा रॉकेट जो है बहुत ही अच्छी तरह से सक्सेस हो जाता है। अब हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो अभी तक हमने पढ़ा है, उनके बेसिस पर हमारे ये कुछ प्रश्न हैं, जिन प्रश्नों का आप सभी को जवाब देंगे आप सभी। और समय भी कम बचा हुआ है, 2-4 प्रश्न हम कर लेंगे और आगे की क्लास हम कंटिन्यू कल करेंगे। 2-4 समय बचा है, जितना समय हमारा है उसमें 2-4 प्रश्न हमारे हैं, उनको देखेंगे एक बार। पहला हमारा प्रश्न है, किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है। किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? भार कहा जाता है, संवेग कहा जाता है, तनाव कहा जाता है, आवेग कहा जाता है। बताएंगे सभी साथी, आप सभी ने पीछे की क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुका है।
आप सभी आंसर सही करेंगे, हमें उम्मीद है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को भार कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल भार कहलाता है। दूसरा प्रश्न देखेंगे, विकल्पों में से उल्लिखित तथ्य में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है। कौन सा नियम जो है वो समझाया नहीं गया है, आप सभी को ये जवाब देना है। एक बार पढ़ेंगे और सही आंसर करने की कोशिश करेंगे सभी साथी। हमारा पहला ऑप्शन है, वह बल जो हमें धरती से बांधे रखता है। ये हमारा सही है। इसमें हमारे गुरुत्वाकर्षण के जो नियम है उसमें हमें बताया जाता है, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल ही कहते हैं। और हमारा दूसरा है, ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति। ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति का, ये भी हमारा यही गुरुत्वाकर्षण को ही दर्शाता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण ही हमारा सूर्य के चारों ओर हमारे ग्रह मोशन करते हैं। तीसरा हमारा पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति भी हमारी गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही होती है। चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा, ये हमारा बिल्कुल अलग हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर रहने वाला है। इसे हम नोट करेंगे, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये हमारा बिल्कुल अलग बनेगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से डैश एक कमजोर बल है। कमजोर बल कौन सा बल कहलाता है, बताएंगे। गति बल, गुरुत्वाकर्षण बल, या द्रव्यमान, या फिर लघु रेंज बल। लघु रेंज बल, ये हमारा कमजोर बल कौन सा क्या कहलाता है, बताएंगे सभी साथी। हम जानते हैं कि हमारा कमजोर बल गुरुत्वाकर्षण बल ही होता है, ध्यान रखेंगे आप सभी साथी। कमजोर बल गुरुत्वाकर्षण बल को ही कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है कमजोर बल, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल हमारा स्पेस में लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल हमारा स्पेस में, गुरुत्वाकर्षण फोर्स जिसे कहते हैं, ये हमारा स्पेस में लगता है। ये वस्तुएं या चीजें एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करती हैं। अट्रैक्ट करने के लिए जो बल लगता है वही हमारा गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ये स्पेस में होता है, ये हमारा बहुत ही कम होता है, ध्यान रखेंगे। ये हमारा कमजोर बल कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, हमारा प्रश्न 4 नंबर पढ़ेंगे और सभी साथी आंसर करने की कोशिश करेंगे। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान क्या होता है। हमने आप सभी को अभी बताया है, अगर ध्यान होगा तो आप सभी सही आंसर करने की कोशिश करेंगे, बताएंगे सभी साथी सही आंसर क्या रहने वाला है। कोशिश करिएगा और बताइएगा हमारा सही आंसर क्या होगा। अभी हमने आप सभी को नोट कराया है, हमारा कैपिटल जी का मान जो होता है 6.67334 गुणे 10⁻⁻11 मीटर, ये हमारा सही आंसर ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। 6.634 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर करता है, निर्भर नहीं करता है। ध्यान रखेंगे आप सभी, इस निगेटिव वर्ड को भी ध्यान रखना है। कभी कभार ये भी पूछ देता है नहीं रखता है, और हम सभी साथी किस पर रखता है ये बातें पढ़ के और उस पर आंसर गलत कर देते हैं। बताएंगे सभी साथी, ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल डैश पर निर्भर नहीं करता है, उनके बीच की दूरी पर, उनके द्रव्यमानों के गुणनफल पर, गुरुत्वीय स्थिरांक पर, उनके द्रव्यमानों के योग पर। बताएंगे सभी साथी हमारा सही आंसर क्या होगा। सही आंसर करने की कोशिश करेंगे एक बार। हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल नहीं निर्भर करता है, उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। दूरी कम होगी
तो गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा। दूरी अधिक होगी तो गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा, और दूरी कम होगी तो गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होगा। उनके द्रव्यमानों के गुणनफल, अरे उनका द्रव्यमान ज़्यादा होगा तभी हमारा गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा होगा, और द्रव्यमान कम होगा गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा। गुरुत्वीय स्थिरांक गुरुत्वीय स्थिरांक क्या, कैपिटल जी से कैपिटल जी कहते हैं, कैपिटल जी पर डिपेंड करता है, उनके द्रव्यमानों के योग पर डिपेंड नहीं करता है। द्रव्यमानों का क्या योग है, योग से कोई रिलेटेड प्रश्न हमारा नहीं बनने वाला है। आगे का हम प्रश्न देखेंगे, दो वस्तुओं के बीच की दूरी को यदि दोगुना कर दिया जाए तो इन दो के बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दो वस्तुओं के बीच की दूरी को यदि दोगुना कर दिया जाए तो इन दो वस्तुओं के बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बताएंगे सभी साथी क्या होगा। गुरुत्वीय बल 4 गुणन बढ़ेगा, गुरुत्वीय बल 2 गुणन के बराबर बढ़ेगा, या गुरुत्वीय बल 2 गुणन के बराबर बढ़ेगा, या फिर गुरुत्वीय बल 4 गुणन के बराबर कम होगा, बताएंगे सभी साथी, एक बार कोशिश करेंगे। बताएंगे सभी साथी। और ये हमारा जो प्रश्न है लास्ट प्रश्न रहने वाला है। इसके बाद हम एक आपको होमवर्क के तौर पर इस स्थान पर एक हमारा प्रश्न देंगे, उसको सभी आंसर करने की कोशिश करेंगे। इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरुत्वीय बल के चार के गुणन के कम में होगा। गुरुत्वीय बल 4 गुणन के इक्वल कम हो जाएगा। ठीक है, आप सभी यहां तक देख चुके हैं। अगला हमारा प्रश्न और होमवर्क के लिए हमारा यह प्रश्न रहता है, ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करती है जो डैश के बल के विपरीत अनुपातिक होती है। उनकी ऊर्जा, उनके द्रव्यमानों, उनके मध्य दूरी, उनके वेगों। आई होप आप सभी ये इस प्रश्न का आंसर करने की कोशिश करेंगे। और इसी प्रश्न के साथ आज की हम क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी से विदा लेना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।